रिश्तों में अगर सीमा की उलझन होना शुरू हो जाए तो वो रिश्ते मिठास खो देते हैं। पारिवारिक रिश्तों के ऊपर नसीम हबीब के द्वारा कहे गए ये शब्द आज बिल्कुल दो देशों की वर्तमान स्थिति पर उतनी ही सटीकता से बैठ रहे हैं जितना कि पारिवारिक रिश्तों पर। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत नेपाल के उन बिगड़ते रिश्तों की जिनका कारण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुछ क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र हैं आपके लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख दर्रा। तो साथियों, इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे यह संपूर्ण विवाद और उत्तराखंड के लिए यह विवाद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो साथियों, मेरे और मेरे साथी धीरज कौशल के द्वारा आपके लिए उत्तराखंड की मोस्ट रिसेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो सेशन लाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक इन वीडियो सेशंस को देखना शुरू नहीं किया है तो आप इन वीडियो सेशंस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब समझते हैं इस पूरे प्रकरण को आसान भाषा में। तो दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए लगभग हमें 200 वर्ष पूर्व जाना होगा। तो दोस्तों, बात है सन 1790 ईस्वी की, जब अल्मोड़ा के हवाला बाग में गोरखा सेना के द्वारा कुमाऊं के अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद को पराजित किया गया था और संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार किया गया था। इसके बाद दोस्तों दिन आता है 14 मई 1804 ईस्वी का। जगह थी देहरादून का खुड़वा मैदान, जहां पर गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह गोरखों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और इसके बाद संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखा हुकूमत का शासन स्थापित हो गया। लेकिन गोरखा सेना अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जानी जाती थी और इसी महत्वाकांक्षा के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्रों के लगभग 200 किलों पर इस सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया। शायद गोरखा सेना की यह अंतिम भूल थी, क्योंकि इसके बाद इस सेना को भूल करने का अवसर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों द्वारा कभी नहीं दिया गया। और 1814 ईस्वी से शुरू हो गया आपका आंग्ल नेपाल युद्ध, जिसमें गोरखा सेना को अंग्रेजी हुकूमत के आगे नतमस्तक होना पड़ा। और जब गोरखा सूबेदारों को लगा कि भैया अब नहीं लड़ा जा सकता, तो एक संधि पर दिसंबर 1815 में हस्ताक्षर किए गए। ये थी आपकी संगोली की संधि, जिसे 4 मार्च 1816 ईस्वी को नेपाल सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। और इस संधि के तहत ही काली नदी के पूर्व का संपूर्ण क्षेत्र नेपाल और पश्चिम का संपूर्ण क्षेत्र ब्रिटिश हुकूमत को सौंपा गया और सीमा को लामबंद किया गया। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि जब समझौता हो गया है तो भैया विवाद कैसा। लेकिन इस समझौते का सबसे बड़ा विवाद जो निकल कर आया है वो है आपकी काली नदी। अब क्या है विवाद? तो सबसे बड़ा विवाद है कि काली नदी का उद्गम स्थल क्या है। भारत की माने तो काला पानी के पूर्व में जो जास्कर श्रेणी है, इससे कई छोटी छोटी धाराएं निकलती है, जिन धाराओं का जो संगम होता है वो होता है आपका लिपुलेख दर्रे में। इससे जो काली नदी का उद्गम स्थल है वो काला पानी के पूर्व में कहीं पर होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर नेपाल का माने तो नेपाल कहता है कि इन छोटी छोटी धाराओं का जो संगम हो रहा है भैया वो कहां पर हो रहा है, लिपुलेख में हो रहा है। तो इसलिए हमें उद्गम स्थल क्या मानना चाहिए? तो उद्गम स्थल लिपुलेख दर्रा मानना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि उद्गम लिपुलेख मानो या काला पानी से पूर्व में कहीं, तो इससे होगा क्या? तो दोस्तों, इससे होगा ये, अगर हम उद्गम स्थल लिपुलेख दर्रे को मानते हैं तो नेपाल के भूभाग में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के 3 क्षेत्र आ जाएंगे, जो आपका है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख दर्रा। क्योंकि संगोली की संधि में बताया गया है कि काली नदी के पूर्व का संपूर्ण क्षेत्र किसका है? नेपाल का है। और पश्चिम की ओर का संपूर्ण क्षेत्र किसका है? तो भारत का है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भैया संगोली की संधि तो 1815-16 में हो गई थी, तो उसके बाद विवाद आज क्यों हो रहा है? तो अब विवाद शुरू हुआ कहां से, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, विवाद जुड़ा है भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक कैलाश मानसरोवर यात्रा से। इस यात्रा को करने के 3 रास्ते मौजूद हैं। पहला आपका लिपुलेख पास, जो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। दूसरा आपका नाथुला दर्रा, जो सिक्किम में पड़ता है। और तीसरा आपका स्वयं नेपाल का रास्ता है। इन तीनों रास्तों में जो सबसे छोटा रास्ता है यह है आपका लिपुलेख दर्रा, जिसको हम 3 पड़ाव में पार करते हैं। पहला पड़ाव आपका पिथौरागढ़ से तवा घाट के बीच में है। यह 107 किलोमीटर का रास्ता है। यह एक सिंगल लेन पक्की सड़क है। दूसरा तवा घाट से घटियाबगढ़ तक जाता है। यह लगभग 19.5 किलोमीटर का रास्ता है। यह एक कच्ची सड़क है। और तीसरा घटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रे तक जाता है, जो 80 किलोमीटर का एक पैदल रास्ता है। तो दोस्तों 8 मई 2020 ईस्वी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इस पूरी सड़क के चौड़ीकरण और लिपुलेख तक पक्की सड़क बनाने का शिलान्यास किया गया।
जिससे यह धार्मिक यात्रा पहले 40 दिन का समय लेती थी तो अब ये केवल 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। तो यहीं से ये पुराना विवाद फिर से जन्म ले गया है और नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार के द्वारा नवंबर 2019 में नेपाल का जो नया नक्शा इससे पूर्व जारी किया गया था, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी जैसे क्षेत्रों को अपना बताया गया था, इससे भी उस समय इस विवाद को काफी ज्यादा तूल मिला था। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह विवाद संगोली की संधि के बाद अभी उपजा हो। इससे पहले 1850 व 1856 में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जब भारत का मानचित्र तैयार किया गया था तो इसमें ये तीनों क्षेत्र नेपाल में दिखाए जाने पर भी विवाद हुआ था। इसके बाद पुनः 1879 ईस्वी में पुनः सर्वेक्षण किया गया और इसके बाद नया मानचित्र जारी किया गया, जिसमें ये तीनों क्षेत्र भारत की सीमा में दर्शाए गए। भारत इसी मानचित्र का हवाला आज भी देता है। इसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारतीय सेना की एक पलटन को लिपुलेख दर्रे में पुनः तैनात कर दिया गया। वहीं से यह विवाद फिर से शुरू हो गया। अब दोस्तों नेपाल का पक्ष यही है कि 1962 से भारत ने इस क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इसके बाद 1981 में भारत नेपाल के बीच साझा बॉर्डर कमेटी का निर्माण हुआ, लेकिन इस पर नेपाल सरकार की सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद 1996 में महाकाली संधि हुई। भारत के अटल बिहारी वाजपेयी व नेपाल की कोइराला सरकार ने इसको सुलझाने का भरसक प्रयास यहाँ पर किया, लेकिन प्रयास इस बार भी सफल नहीं हो पाया। इसके बाद दोस्तों साल आता है 2015 का, जब भारत चीन के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें लिपुलेख मार्ग को द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग घोषित किया गया और 1962 में बंद हुए व्यापारिक संबंधों को पुनः स्थापित किया गया। तो जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि उत्तराखंड की एक जनजाति जिसको हम भूटिया जनजाति के नाम से जानते हैं, तिब्बत से व्यापार इसी लिपुलेख मार्ग से करती थी, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस व्यापार पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लग गया था, जिसे 2015 में पुनः सुचारू किया गया और इसी समझौते की तर्ज पर चीन भी यह क्षेत्र भारत का ही मानता है। इसके बाद समीकरण बदलते देर नहीं लगी दोस्तों और अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा नेपाल का दौरा किया गया। 23 साल बाद ऐसा अवसर आया था जब कोई चीनी राष्ट्रपति नेपाल गया हो और इससे पहले 1996 में आखिरी बार जियान जिनपिंग नेपाल दौरे पर गए थे। और ठीक 1 माह बाद नवंबर 2019 में नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख दर्रे को नेपाल के मानचित्र में दर्शाया गया। अब इसे मात्र एक संजोग समझा जाए या फिर चीन सरकार की एक सोची समझी रणनीति, इसे आप स्वयं तय कीजिए। नेपाल को समझना होगा कि एक संस्कृति, एक धर्म और मुसीबत के समय सबसे बड़ा हितैषी भारत से रिश्ते खराब करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। नेपाल को श्रीलंका और मालदीव से भी सीख लेने की जरूरत है कि कैसे इन क्षेत्रों की मदद के नाम पर चीन द्वारा भारी भरकम धनराशि दी गई और बाद में इस राशि की वसूली के रूप में इन देशों के कुछ क्षेत्रों को चीन सरकार द्वारा हड़प लिया गया, जिसका ताजा उदाहरण श्रीलंका का हम्बनटोटा द्वीप भी है। तो अब भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत को अपने पुराने दोस्तों को संभालना आना चाहिए और उन्हें प्यार से समझाना और उनके साथ समझौता करना चाहिए। अब इस पूरे प्रकरण में जिस संगोली की संधि का हवाला दिया जा रहा है भैया, उससे संबंधित एक भी दस्तावेज ना ही भारत के पास है और ना ही नेपाल के पास मौजूद है। तो आप इस पूरे विवाद को किस तरीके से सुलझा सकते हैं? द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ही सुलझा सकते हैं, जिससे ये दोनों देश जो एक ही धर्म और एक ही संस्कृति से संबंधित हैं, इनके बीच की कड़वाहट को दूर किया जा सके। तो उम्मीद है साथियों आपको पूरा प्रकरण समझ में आया होगा। तो साथियों कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों? तो जो ये निंजा हथौड़ी उछल कूद मचा रहे हैं, इनकी बात भी सुन लेना यार, और वीडियो को लाइक और ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। और चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट करंट वीडियो सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।